बनाने से पहले हम अपना पीएनएल आपको दिखा दें कि पीएनएल इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि जिसका आप वीडियो देख रहे हैं वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या ईटीएफ में ट्रेड करते हैं तो ईटीएफ से रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम ईटीएफ से रिलेटेड चीजें अपडेट करते हैं। जो हम खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी हम यहाँ देते हैं, साथ ही साथ मार्केट में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी भी यहाँ पे अपडेट हम लगातार करते रहते हैं। खैर आज हम बात करने वाले एक भाई का मैसेज का, जिन्होंने हमें टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज किया। मैसेज में उन्होंने ये लिखा था कि सर आपने एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो में आपने बताया था कि एवरेज किस तरह से करना है। ठीक है, वो वीडियो यहाँ पे है, अगर आप देखना चाहें, नहीं देखे होंगे जो, वो अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। वीडियो में आप जाइएगा और ईटीएफ एवरेज जो ये वीडियो है इसे आप दोबारा देख सकते हैं, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। इसी वीडियो के बिहाफ पे लगता है कि उन्होंने मैसेज डाला था कि जब हम आपका वीडियो देखे उसके बाद हमने एक और वीडियो देखा जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि नहीं, आपको जो है अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, एक से अधिक डीमेट अकाउंट, और एक ही ईटीएफ को अलग अलग डीमेट अकाउंट में बाय करना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ब्रीफ दे देते हैं आपको ताकि क्लियर समझ में आ जाए। जैसा कि देखिए हमने क्या बताया उस वीडियो में वो हम बता देते हैं यहाँ पे। ये मेरा है, मान लो कोई XYZ जो था वो ETF था और उसको आप 10 रुपये में खरीदे। अब क्या हुआ कि 10% माइनस में चला गया, ये नीचे आ गया, तो फिर जो है कि आपको ये 9 रुपया मिल रहा है तो 9 रुपया में खरीद लीजिए। उसके बाद फिर से 10% नीचे चला गया तो अब ये मान लो कि 8 रुपया मिल रहा है तो उस ETF को 8 रुपया में खरीद लो। दोबारा 10% नीचे चला गया तो 7 रुपया में मिल रहा है तो इस ETF को 7 रुपया में खरीद लो। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। जो वीडियो है, जिस वीडियो में हमने इसके बारे में बताया है, उसे जब जाके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगी बात है। ये रफली हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि एक ही डीमेट अकाउंट में एक ही ETF को बार बार आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके पीछे जो मेरा लॉजिक है वो लॉजिक हमने उसमें क्लियरली नहीं बताया था। एक्चुअली एक वीडियो में पूरा चीज़ें अगर डालने की कोशिश हम करें तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए मुख्य मुद्दे को ही वीडियो हम डालते हैं और जो लॉजिक होता है उस लॉजिक पर अगर कोई सवाल करता है तब जाके हम उसके बिहाफ पे उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी इस वीडियो में हमारा जो मकसद रहेगा, जो हमने बताया एवरेज का, वो किस लॉजिक के आधार पर हमने बताया है वो समझाना है। हम यहाँ पर कोई गलत या सही नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। अब उनका कहना था उस भाई साहब का दूसरा, उसी के अंदर जो सेकेंड पार्ट का सवाल था, उसी का वीडियो उन्होंने देखा और उस वीडियो में कुछ इस तरह से समझाया जा रहा था कि अगर आप कोई XYZ नाम का ETF लेते हैं तो पहले एक डीमेट अकाउंट में 10 के भाव से अगर आपको मिल रहा है तो उसे खरीदो, फिर 9 के भाव से मिल रहा है तो दूसरे डीमेट अकाउंट में खरीदो, 8 के भाव से मिल रहा है सेम ETF तो आप तीसरे डीमेट अकाउंट में खरीदो, और 7 के भाव से मिल रहा है कोई तो आप चौथे डीमेट अकाउंट में खरीदो। देन उसके बाद जब 5% या 6% जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पर लास्ट वाला पहले सेल करो, उसके बाद ये सेल करना, फिर ये, तो वैसे सेल करना। तो सवाल मोटा मोटी यही था कि अगर हम एक डीमेट अकाउंट में कोई सेम ETF को 4 बार 3 बार बाय करते हैं वो सही है, या फिर किसी एक ETF को अलग अलग डीमेट अकाउंट में खरीदते हैं वो सही है। अब सही क्या है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड आपको स्वयं करना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब जाके आप खुद डिसाइड करेंगे करना क्या होता है। सबका अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना लॉजिक होता है, उस लॉजिक पर लोग वीडियो बनाते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या है, कुछ व्यूअर के अंदर ऐसा चुल होता है कि वो पूरा इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए चमत्कारी चीज कि हम तुरंत जो है कि करोड़पति बन जाए। तो ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, बताएंगे, लेकिन आपको फाइनली डिसीजन लेना है कि कौन सा स्ट्रेटजी ज़्यादा स्टेबल है, कम रिस्क वाला है या ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। वो चीज़ जो आपको सूट कर रहा है, लंबे समय तक आप अगर उसे टेस्ट करते हैं और वो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है तो उस स्ट्रेटजी के साथ आप लगे रहिए।
बार बार स्ट्रेटजी बदलना, बार बार कॉन्सेप्ट चेंज करना, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ये बात जितने भी हमारे व्यूअर है वो प्लीज दिमाग में बैठा लीजिए कि बार बार कोई भी स्ट्रेटजी बदलना नहीं चाहिए। जैसा कि मेरा है, हम एक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, उस स्ट्रेटजी के अंदर में बाइंग सेलिंग का स्ट्रेटजी जो होता है वो अलग होता है, ईटीएफ सिलेक्शन का स्ट्रेटजी अलग होता है कि कौन सा ईटीएफ में हमें लगाना है, फिर अमाउंट कितना लगाना है यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटजी थोड़ा अलग होता है। तो एक ईटीएफ के पीछे आपको तीन तीन स्ट्रेटजी लेके चलना होता है। तो ऐसा नहीं कि लोग जो है बार बार अपना स्ट्रेटजी बदल रहा है, बदलने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज का अलग अलग तरीका होता है, वो तरीके पे आपको काम करना होगा। खैर, यहाँ पे जो भी चीजें हम बताने वाले हैं वो आपको आंकड़े, काल्पनिक आंकड़े नहीं होगी। यहाँ पर जो रियल आंकड़ा है वो दिखाकर आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने से पहले हम अपना पीएनएल आपको दिखा दें कि पीएनएल इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि जिसका आप वीडियो देख रहे हैं वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या फिर हवा में बात कर रहा है, तो ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये पीएनएल दिखाने का पर्पस मेरा बस यही है। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि जो मेरा पीएनएल है वो वेरीफाइड है, और साथ ही साथ आपके सामने हमने ओपन किया है, और जनवरी में भी हमारा एक बोहनी हो गया था 1 जनवरी को। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एमओ रियलिटी रखे, आप कुछ भी रखिए, काम एक ही करने वाला, लेकिन एमओ रियलिटी मेरे हिसाब से थोड़ा, अभी हम इसे सेल किए थे इसीलिए ताज़ा ताज़ा है, तो हमने इसे एग्जाम्पल पर लिया है। अब देखो, एमओ रियलिटी के अंदर में हमने बाइंग करी, उसमें एवरेजिंग करी, देन उसको सेल किया। तो बाइंग जो हम किया वो किन किन प्राइस पे किया है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो वापस से हम आ गए हैं पीएनएल के उसी सेक्शन के अंदर में, और यहाँ पे हमने डाटा निकाला है कौन सा, एमओ रियलिटी का। ठीक है, यहाँ पर एमओ रियलिटी डाटा, और ये मेरा बाइंग है। उसके बाद अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो ये मेरा सेलिंग आपको दिख रहा होगा। तो बाइंग का डाटा जो मेरा है उसे हम अंडरलाइन करेंगे अपने एमओ रियलिटी के चार्ट में। तो यहाँ पे जो डाटा है वो हम एक साइड में पेज पर लिख रखे हैं, उसे देखकर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा खरीदारी हुआ था वो खरीदारी हुआ था 111 रुपये 16 पैसे पे। तो यहाँ पे हमने एक ग्रीन कलर का लाइन लगा दिया, 111 रुपये 16 पैसे पे एग्जैक्ट लग गया, चलो अच्छी बात है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो मेरा इसी सेम ईटीएफ के अंदर में बाइंग हुआ था वो था 105 रुपया 86 पैसा। आप यहाँ भी देख लीजिएगा कि 105 रुपया 86 पैसे पे हमारा सेकेंड बाइंग है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 105 रुपया 86 पैसे पे भी अपना ये लगा दिया निशान। उसके बाद जो हमारी खरीदारी हुई 97 रुपया 30 पैसे पे, वो भी लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमने तीनों प्राइस को अंडरलाइन कर दिया है, और जो मेरी खरीदारी हो रही थी वो किस फॉल में हो रहा था, किस गिरावट में हो रहा था, तो इस गिरावट में मेरा खरीदारी हो रहा था। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे बाइंग हुआ, देन उसके बाद इस एरिया में बाइंग हुआ, लास्ट जो है बाइंग हमारी यहाँ हुई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो तरीका जिसके बिहाफ पे उन्होंने मैसेज किया था कि अलग अलग डीमैट अकाउंट में हम खरीदते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो अलग अलग डीमैट अकाउंट में खरीद रहे हैं तो उनका पर्सपेक्टिव होगा या फिर व्यूज़ होगा कि हम 5 से 6% प्रॉफिट गेन करें हर एक बाइंग प्राइस पे, और उसके बाद उसे हम सेल करते जाए, और हर किसी का मनसा यही होता है। तो ठीक है, मेरा भी यही रहता है। तो मानते हैं कि जो सबसे नीचे वाला जो बाइंग है उस बाइंग से हम 6% मोटा मोटी हम निकाल लेते हैं, तो 6% यहाँ होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, 6% यहाँ आने पर उनका जो एक डीमैट, जो आखिरी खरीदारी हुआ होगा लास्ट डीमैट अकाउंट पे, वो प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया। बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि सेकेंड लास्ट जो बाइंग थी वो थी हमारी कितना, 105 रुपये 86 पैसे पे, और उस पर हम जो है 6% प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कि इस एरिए पे हमारा जो है कि सेलिंग हो गया, इस एरिए पे हमारा सेलिंग हो गया। लास्ट जो हमारी बाइंग हुई थी 111 रुपये 16 पैसे, तो 111 रुपये 16 पैसे पर यानी कि लास्ट बाइंग हमारी यहाँ है, और 111 रुपये 16 पैसा और 6% लगभग अप्रॉक्स हमारा प्रॉफिट चाहिए। तो 6% यहाँ पे जाता है। तो 6% का जो प्राइस है कहाँ दिखाता है, लगभग 117 रुपया 90 पैसे के आसपास। अभी तक एमओ रियलिटी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा जो फर्स्ट बाइंग है वो अभी भी हमारा फंसा हुआ है, लेकिन सेकेंड और लास्ट बाइंग वो हमारा ऑलरेडी 6% पर सेल हो गया।
और ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये कितना लगा ये भी आपको जांचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें जिस तरह से हमने बताया था कि इस फॉल में हमारी खरीदारी हो रही थी, इस समय जब गिर रहा था तो हम खरीद रहे थे, तो उस हिसाब से देखते हैं कि जो फॉलिंग आया तो इस कैंडल पर हमारा खरीदारी हुआ होगा, यहाँ वाला कैंडल पर हमारी खरीदारी होगी। तो इस कैंडल में डेट क्या चल रहा था, 30 सितंबर डेट चल रहा था 2024। अभी जनवरी 2025 है, यानी कि 2 तारीख। मोटा मोटी कितना, सितंबर खत्म हो गया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा 3 महीना, यानी कि हमारा जो है कि पैसा फर्स्ट बाइंग वाला फंसा हुआ है 3 महीना। आगे क्या हो रहा है एमओ रियलिटी के साथ उसे भी देखना जरूरी है। अब देखिए क्या हो रहा है, एमओ रियलिटी लगातार नीचे जा रहा है, यहाँ से लगातार नीचे जा रहा है। और अभी 2 दिन जनवरी का फर्स्ट और सेकंड जो डे ट्रेडिंग हुआ था उसमें थोड़ा सा इसने हल्का अप मूवमेंट लिया है, लेकिन ऐप जो है कि अभी लगातार गिर रहा है। ये कहा नहीं जा सकता है कि आने वाला जनवरी में ये जो है अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके और ऊपर चला जाए, तो ये भी संभावना अभी नहीं दिख रहा है। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात, हो सकता है कुछ लोग ये भी बोले कि क्या ज़रूरत था आपको इतना ऊपर में जाकर खरीदने का। तो देखो, कोई भी ईटीएफ होता है वो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर हमेशा नहीं मिल सकते। ये अभी सितंबर से ये जो डिस्काउंट चल रहा है, ग्लोबली इम्पैक्ट जो पड़ा है उसके वजह से हर एक स्टॉक नीचे गिरा है, जिसके वजह से आपका ईटीएफ भी नीचे गिरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से उससे पहले आप देखेंगे कि आप 5-10% करेक्शन के बाद कोई ईटीएफ लेना चाहेंगे तो आपको मिलना मुश्किल होगा वैसा कोई भी ईटीएफ। और किसी का भी डाटा आप उठा के देख लीजिए कि महीने में एक भी कोई ईटीएफ ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि हर महीने 5% करेक्शन करे और हर अगले महीने जो है 10% अप चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। हर कोई लगातार ऊपर जा रहा था, हर एक ईटीएफ ऊपर जा रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि 1.5 से 1-2% तक आपको करेक्शन कोई ना कोई ईटीएफ में देखने को मिल जाता, इतना पर ही आप खरीद सकते थे। अगर कोई चाहता कि सितंबर से पहले हम 5% या 7% करेक्शन पर कोई ईटीएफ ले ले तो ये संभव नहीं था। तो कोई अगर ऐसा बोलता है तो पहले वो डाटा जरूर चेक कर लिया कीजिए, तब जाकर हो सके तो आप बोल सकते हैं मेरे ऊपर। तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर यह था कि हमारा जो ये सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कब जाकर अचीव होगा ये हमें पता नहीं। हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 10 महीना, हो सकता है 12 महीना। तो आपका ये जो स्विंग ट्रेडिंग है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में बदल जाएगा, और पोजिशनल ट्रेडिंग हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदल जाए। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने नहीं आए, यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग जैसा सोचना होगा, और जब जैसा जो स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। तो जैसे कि हम खुद पर्सनली जो कि हम वीडियो भी बताए हैं, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है वो कभी नहीं बताए थे। लेकिन जब वो भाई ने मैसेज किया या फिर जो भी हमसे चैट किया तो हमें लगा कि उनको ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि लोग अभी भी अवेयर नहीं है उस लेवल तक जहाँ तक उनको होना चाहिए। ठीक है, बातें सारे लोग करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर करते हैं, अंदर क्या चल रहा है उस पर बात नहीं होता है। लेकिन जो अंदर चल रहा है उस पर बात हम करेंगे, ठीक है। और आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अब देखिए, मेरा जो थिंकिंग था वो एवरेज वाला वीडियो के ऊपर, वो क्या था कि मान लो कि हमने इसी सेम प्राइस पर हमने खरीदा है, ठीक है। और जब सेम प्राइस पर खरीदे हैं तो हमारा जो लास्ट बाइंग है ये लास्ट बाइंग है, और अभी जो हमने सेल किया था, सेलिंग प्राइस क्या था ये भी आपको देखना जरूरी है। रुक जाइए, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं और सेलिंग प्राइस देखते हैं मेरा क्या था। मेरा सेलिंग प्राइस था 111 रुपये 30 पैसा। अब 111 रुपये 30 पैसे पे हमने सेल किया, अब जाके आपको समझ में आएगा पूरा बात। अब जो मेरा लास्ट खरीदारी था वहाँ से हम 111 रुपया 30 पैसे पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 111 रुपया 30 पैसे पे हमने लेके आ गया। अब जब हम यहाँ पर लेके आ गए और ये देख रहे हैं ना, ये हो गया 111 रुपये 30 पैसे पे लगा हुआ है। कहाँ से? ये लास्ट जो हमारी बाइंग हुई थी वहाँ से। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लगभग 14% यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है लास्ट बाइंग से, ठीक है। यहाँ पर ये आप कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद हमारा जो है कि सेकेंड बाइंग जो है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से ये वापस 111 रुपया पे जाएंगे, 111 रुपये 30 पैसे पे, यानी कि लगभग 5% हमारा सेकेंड बाइंग पे मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक सवाल और करें लोग कि सर जो अलग अलग डीमेट अकाउंट वाले हैं भैया, देखिए सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कुछ लोग बोले जब हम ये बता रहे तो याद आ गया कि अगर जो अलग अलग डीमेट अकाउंट में खरीदा गया है, लास्ट बाइंग, सेकेंड लास्ट और फर्स्ट बाइंग हुई थी, तो वो हो सकता है कि लास्ट वाला डीमेट अकाउंट वाला ना सेल करे, वो रखे रहे,
ठीक है, और वो तब सेल करे जब उसका फर्स्ट बाइंग, जब तक जो प्राइस है वो टच ना कर जाए, या फिर फर्स्ट बाइंग 6% प्रॉफिट पे ना चला जाए, जब तक वो जो है लास्ट बाइंग को होल्ड करेगा। तो देखिए यहाँ स्विंग ट्रेडिंग वाले भैया लोग जितने भी है ना, उनके दिमाग में बस यही चलता है, और यही सच्चाई भी है। और सच्चाई निश्चित तौर पर सबको कड़वा लगेगा। सच्चाई यही है कि जिससे ही आपका पोर्टफोलियो में कोई भी ETF 6% 5% प्रॉफिट जब दिखने लगता है ना, तो तुरंत हम आप जो है सेल कर देते हैं। ये शाश्वत सत्य है। लेकिन अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हम करेंगे, लेकिन जब मैदान पर हम बैट लेके खड़ा रहते हैं ना, तब समझ में आता है कि सामने वाला जो बॉलर है वो किस तरह से बॉलिंग करेगा, उसे हमें किस तरह से डिफेंड करना है। तो जब लोग मैदान में रहेंगे तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है कि कल्पना करना आसान है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना उतना ही कठिन होता है। ये बात जान लीजिए। यहाँ पर साइकोलॉजिकल गेम 24/7 चलता रहता है। तो ऐसा सिर्फ कहा जा सकता है, ऐसा संभव होता नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसे आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। तो पहला चीज़ हमने ये बताया कि 14% हमारा लास्ट बाइंग पर प्रॉफिट आ रहा था, और सेकेंड लास्ट बाइंग पर लगभग 5% यहाँ पर, 5.5% यहाँ पर आ रहा है। खैर, लेकिन जो मेरा फर्स्ट बाइंग हुआ जो कि हुआ था 111 रुपये 16 पैसे पे, उस पर हमारा कोई भी बाइंग प्रॉफिट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 111 रुपये 30 पैसे पे तो हमने बेच दिया। लगभग कितना पॉइंट पे? 14 पॉइंट पे लगभग हमने जो है कि उसको बेच दिया। 14 पॉइंट में आपको क्या मिलने वाला है? 14 पॉइंट मतलब 0.14 पॉइंट पे हमने उसे फर्स्ट वाला को बेच दिया। तो उससे हमें क्या मिला? उससे सिर्फ ये मिला कि जो हमारा ब्रोकरेज काटा डीमेट अकाउंट में, बस वो ब्रोकरेज मिला, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन प्रॉफिट कहाँ मिला? हमें लास्ट में मिला, सेकेंड लास्ट वाले पे मिला। और वो प्रॉफिट जो है आपको जब मिल जाता है कितना पर, वो बाइंग अमाउंट पर टोटल फंड आपका रिलीज हो जाता है। मान लो कि आपने तीनों बाइंग किया, फर्स्ट बाइंग आपने 3,000 रुपया से किया, सेकेंड बाइंग आपने 3,000 से किया, और लास्ट बाइंग भी 3,000 से किया। टोटल 9,000 रुपया आपका फंसा हुआ था। ठीक है, 9,000 का 9,000 आपका रिलीज हो जाता है मेरे बताए गए तरीके के अनुसार। लेकिन जो अगर अलग अलग डीमेट अकाउंट में लोग रखते हैं और वो भी सेम 3,000 3,000 और 3,000 पे खरीदारी करते हैं, तो उनका कितना रिलीज होता है? मात्र 6,000। लेकिन 3,000 कब तक फंसा रहेगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कि जब आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होता है, यानी कि बंदूक में कारतूस होता है, तो आप जाकर बॉर्डर पर अच्छे से जो है कि सामने वाले दुश्मन का छक्का छुड़ा सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ भी आप स्टॉक मार्केट में भी जब आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होगा ना, तो सामने वाले को अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। जैसे वो खेलता है उस तरह से आप भी खेल के उसका जो है कि छक्के छुड़ा सकते हैं। जहाँ पर किसी के पास 6,000 रुपया है और किसी के पास 9,000 रुपया है, तो सोचो किसके पास ज़्यादा पावर होगा? 9,000 वाले के पास पावर होगा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड चीज़ें जो सोचने वाली है। अब क्या हुआ कि हमने इसको कितना में बेच दिया? 111 रुपये 30 पैसे पर बेच दिया। बेचने के बाद कितना नीचे मार्केट आया? इतना नीचे मार्केट आया। अगर यहाँ से हम ये करें, मेजरमेंट करते हैं, तो लगभग 7% हमें दोबारा, जब हम सेल किए, सेल करने के बाद 7% हमें डिस्काउंट दोबारा मिला। अब आपके हाथ में 9,000 रुपया है और 7% डिस्काउंट पर आपको चीज़ें फिर से वही मिल रहा है जिस पर आप जो है कुछ समय तक अपना पैसा लगा रखे थे। अब वही सेम प्रोडक्ट या सेम ETF जो है आपको दोबारा 7% डिस्काउंट में मिल रहा है। जहां कभी आपने खरीदा था उसे 111 रुपये 16 पैसे पे, और वही चीज़ 103 रुपया पर मिल रहा है, तो आपके हाथ में 9,000 है। तुरंत वहां से जो है कि 3,000 रुपया निकालेंगे और लगा देंगे, और उसके बाद आराम से बैठ के मजा लेंगे कि आओ कितना नीचे आते हो, हम तुमको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 6,000 रुपया है। जब जब ये 10% नीचे जाए, जब जब ये 8% नीचे जाएगा, आप इसमें जो है कि एवरेज कर पाइएगा, और आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि आपने इसे 111 रुपया में खरीदा है। आपके ऊपर ये वाला रहेगा बात कि आपने मात्र 103 रुपया में खरीदा है, जो कि 111 रुपया में हमने कभी खरीदा था। तो यहाँ पर जो है कि साइकोलॉजिकल खेलने वाली चीजें हैं। साइकोलॉजिकल हम यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता है। जो माल कभी आप जो है 111 रुपया में खरीदे थे, वही माल आप यहाँ पर 103 रुपया में खरीद रहे। अब बताइए 111 रुपया वाला के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा, यहाँ तक कि 111 रुपया वाला का 3,000 फंसा हुआ है। अब वो बंदा क्या करे? 6,000 रुपया लेकर दोबारा वहीं एंट्री करे, या फिर वह बंदा ज़्यादा खुश रहेगा जो ऑलरेडी 111 रुपया वाला पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया पूरा, और दोबारा जो है 103 रुपया पर प्रॉफिट बना रहा है?
अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा करेंगे, एक सवाल ये खड़ा करेंगे कि क्या गारंटी है कि 103 रुपया में वो बंदा बाय करेगा। उसका गारंटी हम बताते हैं। उसका गारंटी क्या है कि 103 में वो बाय करेगा या 104 या 5 में बाय करेगा, कि उसे पता चल गया है कि मार्केट कैसा चल रहा है। जब मार्केट इस समय इस डायरेक्शन में इस तरह से रॉकेट होकर भाग रहा था, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग को लग रहा था कि यार बस भाग रहा है, भागेगा भागेगा भागेगा, हर कोई भाग रहा है और ये भी भागेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे मन हो रहा था वैसे जो है कि बाय लगातार कर रहे थे, और इसी वजह से जो है बंदा 111 रुपया में फंसा बाय करके। लेकिन सितंबर के बाद जैसे ही सिचुएशन बदला, हर एक चीज़ सामने आने लगा, डाटा नेगेटिव आने लगा, ग्लोबल इम्पैक्ट नेगेटिव आने लगा, सब कुछ समझ में आने लगा, चीज़ों को लगने लगा कि अब क्या होगा, अब तो फंस गया हमारा पैसा। अब वही परिस्थिति अभी भी चल रहा है कि अभी भी लोग डरे हुए हैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से, और जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। तो यानी कि जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो आपको क्लियर समझ में आ रही है, मार्केट की चीज़ें समझ में आ रही है, आपका जो है कि दिमाग काम कर रहा है कि अभी भैया थोड़ा रुक रुक के इन्वेस्ट करो, देखो, उसके बाद जाके उसका प्राइस चार्ट पे एनालिसिस करो, प्राइस देखो, तब जाके इन्वेस्ट करो। तो ये चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन सितंबर से पहले ये चीज़ कोई नहीं देख रहा था, यहाँ तक कि लंगड़ा घोड़ा भी भाग रहा था। लेकिन अभी 4 पैर वाला घोड़ा भी भागने से डर रहा है। तो जब सिचुएशन बिगड़ गया है, तो जो भी लोग नया एंट्री करेंगे इसी सेम ETF में, तो वो तो तुरंत सेल करके 111 रुपया में सेल किया, 111 रुपये 30 पैसे में, तुरंत 111 रुपये 30 पैसे में बाय नहीं करेगा। वो इंतजार करेगा, वेट एंड वॉच करेगा कि देखते हैं, इतना दिन तक हम इसे झेले हैं तो आगे भी झेलना पड़ सकता है। तो अगर इसे हम दोबारा लेना चाहें तो थोड़ा सा हम देख चुके हैं कि नीचे जो है मोटा मोटी ये 95-96 तक गया है। तो 95-96 तो नहीं, लेकिन 103, 104, 105 तक तो एटलीस्ट जाए तो हम इसे लें, तो वहाँ तक तो लेगा। अब मान लो 103 पर नहीं लेगा, 104 पर ले लेगा, 105 पर ले लेगा, 105 पर ही ले लेगा तो ठीक है। 105 के बाद नीचे 10% डिस्काउंट मिलता है तो दोबारा लेगा, अकॉर्डिंग टू माई एवरेजिंग प्राइस वीडियो के अनुसार। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, अन्यथा फिर जो है कि 3 डीमेट अकाउंट और 6 डीमेट अकाउंट में उंगली करते रहना है और आगे चलते रहना है। अब हो सकता है एक सवाल और आएगा इसके अंदर कि हम एक ही डीमेट अकाउंट में एक ही ETF के अंदर बार बार बाइंग करेंगे तो फर्स्ट बाइंग का अमाउंट हमें याद नहीं रहेगा, प्राइस याद नहीं रहेगा, सेकंड बाइंग का हमें प्राइस याद नहीं रहेगा। देखो इसके लिए सिंपल लॉजिक है दोस्त, अगर हम लूप होल ढूंढेंगे तो हज़ारों लूप होल मिलेगा। काम करना है तो लूप होल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन हम नहीं दे सकते, उसे आपको खुद उसका सोल्यूशन निकालना होगा अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है। तो देखो इसमें हम जो तरीका एक सिंपल चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं। आप लोग सब चार्ट वार्ट जानते होंगे किस तरह से देखना उखना होता है, खोलना होता है। तो ये तमाम डाटा जो है हम हटा देते हैं, जो ये लाइनिंग हमने करी थी। देखो मान लो कि आपने यहाँ पर खरीदारी किया, ठीक है, आप किस कीमत पर किया, मान लेते हैं 105 रुपया पर आपने खरीदारी करी। 105 रुपया पर यहाँ पर 105 रुपये 50 पैसा पर खरीदारी किया, ठीक है। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी। अब सेकेंड एंट्री क्या हुआ, इसका 10% डिस्काउंट ही होना चाहिए ना। तो 10% डिस्काउंट ये वाला ये वाला जो है कि पकड़ेंगे और इस तरह से जो है कि 10% नीचे सरका कर लेके चल आएंगे। आपको नेक्स्ट बाइंग प्राइस मिल गया ना। नेक्स्ट बाइंग प्राइस देखो क्या है आपका 94 रुपया 60 पैसा के आसपास। तो ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लॉक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा चार्ट के अंदर लॉक हो गया। इसके बाद 10% क्या होगा डिस्काउंट अगर नीचे जाए मार्केट तो ये फर्स्ट बाइंग का एवरेज प्राइस हम निकाल दिए, हम आपको 95 रुपये 50 पैसा, फिर से 10% आप यहाँ पर लेके जाइए तो 10% ये हो गया 85 रुपया। तो यहाँ पर आपका सेकेंड बाइंग ये हो गया आपका नॉर्मल बाइंग। पहली एंट्री वाली जो बाइंग होती है वो नॉर्मल बाइंग होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट एवरेज बाइंग, ठीक है, और ये हो गया आपका सेकेंड एवरेज बाइंग। और थर्ड एवरेज बाइंग निकालना है तो इसके नीचे से चले जाओ नीचे। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये रहा ये आपका 9 10 10 10 पे आ जा भाई 10। और ये आपका जो है कि थर्ड हो गया, थर्ड एवरेज बाइंग ये हो गया आपका। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब इसको जो है कि आप अपना चार्ट के अंदर लॉक करके रखिए। लॉक क्या करके रखना है उससे भी आसान तरीका हम बता देते हैं। देखो लॉक को कुछ नहीं करना, प्राइस आपको पता चल गया तीनों एवरेजिंग का, आपके पास फंड है ऑलरेडी। अब क्या करना है कि GTT ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। जब आएगा तो बाय होगा, नहीं आएगा तो बाय नहीं होगा। आपको दिमाग में चलाना भी नहीं है।
आप अपना पोर्टफोलियो पर नज़र रखो, बाइंग हो जाता है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, बाइंग नहीं होता है आपका पैसा कहीं और किसी और ईटीएफ में काम आ जाता है। तो आपके सामने सॉल्यूशन है, तरीका है, अलग अलग आपको निकालने की ज़रूरत है। हमने तो पहले बताया कि इस तरह से लॉक करके भी रख सकते हैं, दूसरा तरीका हमने बताया जीटीटी ऑर्डर लगा के भी बैठ सकते हैं। ये 1 से 1.5 मिनट हमें समय लगा, 1.5 मिनट में नहीं 30 सेकंड में ऐसा जो है कि डिटेल आप निकाल सकते हैं इस तरह से 25 से 30 मिनट सेकंड में, और जीटीटी ऑर्डर 25-30 सेकंड में लगा लीजिए, कहानी खत्म हो गया आपका। तो देखो, करने वाला कुछ भी कर सकता है अगर इच्छा हो तो सीखने की। बार बार आप इधर उधर जो है स्ट्रेटजी सीखने चलेंगे तो स्ट्रेटजी कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% आपको प्रॉफिट दिला सकता है। ये कड़वा सच है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आप अपने ऊपर विश्वास कितना करते हैं, आप किस तरह से डिफेंड करते हैं मार्केट को, आप मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, किस साइकोलॉजी के साथ आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वीडियो में हमें एक अच्छा सा स्ट्रेटजी मिल जाए। कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करता भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट में, सच्चाई यही है। लेकिन लोग अपने वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए थंबनेल को इस तरह से अट्रैक्टिव बनाते हैं कि वहाँ पर लिखते हैं 25%, 20%, 30% महीना। वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला या फिर विजय केडियार का जाकर स्टेटमेंट देखिए आप लोग, वहाँ पर वो लोग साल का 15 से 17% भी कमा लेते हैं, तो बहुत खुशनसीब खुद को समझते हैं। और यही पर्सपेक्टिव हमारे भीतर में भी है, हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन इत्मीनान से, कोई ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लेते हुए भी अगर हम 17-18%, 20% निकाल रहे हैं तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस हमारा है। आप निफ्टी को बीट कर रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो हमारा 17% इस साल निकला है, निफ्टी 8% दिया है। तो सोच लीजिए कौन बेहतर परफॉर्मेंस में है, आप या फिर निफ्टी। खैर, ज़्यादा यहाँ पर जो है इमोशनल बातें करने से फ़ायदा नहीं है। जिनको जो पसंद है वो कीजिए। यहाँ पर हमने अपनी चीज़ें आपके सामने रखी। अगर हमारा थॉट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके उसे फॉलो कर लीजिए। मार्केट से रिलेटेड वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। खैर, वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।